डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और बहुत बहुत बधाई। आज तो दोनों हाथों में लड्डू, मिल्कीपुर उपचुनाव भी जीत रहे हैं आप। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। कैसे देख रहे हैं सर इस जीत को, खासतौर से देश की राजधानी में हुआ है और दिल्ली में भी? नहीं, देखिए, ये भारत की राजनीति का दिशा परिवर्तन है, जिसमें न केवल लगातार 3 राज्यों के चुनाव हुए और तीनों राज्यों में मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया। महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो अभी आपने देखा होगा कुंदरकी, मीरापुर और अंबेडकर नगर ऐसी सीटें जो परंपरागत सपा की थीं जी, और मिल्कीपुर में भी भाजपा आई है। ये निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक विश्वास है जनता को उनके ऊपर, कि और उनकी गारंटी पर विश्वास 2014 है। में भी लहर थी, 2019 में भी लहर थी, लेकिन जीत इस बार मिली है। कहीं ना कहीं इस जीत को कैसे देखते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा है सर इस जीत के पीछे? देखिए, लहर नहीं थी, ये कहर था जो अरविंद केजरीवाल जी का विकास पर। उस कहर का जवाब मैं समझता हूं कि यहां की जनता ने दिया है। झूठ का जो पुलिंदा था वो समाप्त हुआ है और दिल्ली की आपदा समाप्त हुई है। अब दिल्ली में समृद्धता का दौर शुरू हुआ है। आदरणीय केजरीवाल जी का जो कथन था कि वो यमुना में डुबकी लगाएंगे, दूसरे चुनाव में उन्होंने पहले चुनाव 5 साल बीतने के बाद प्रतिज्ञा की थी बच्चों की कसम खाकर, वो 5 साल फिर बीतने के बाद वो डुबकी नहीं लगा पाए क्योंकि यमुना जी बहुत गंदी थी। इसीलिए शायद जनता ने जवाब दिया। अच्छा सर, मिल्कीपुर को लेकर, मिल्कीपुर तो आप जीत रहे हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव है उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया है सर। वो तो पहले से जो हारने वाला होता है वो ट्वीट करता है। मुझको लगता है कि लोकतंत्र की यही मान्यता है कि हार को स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए विपक्ष को। जब आप नकारात्मक प्रचार करेंगे, आप सनातन को गाली देंगे, कुंभ की आप रोज कुंभ की आलोचना करेंगे, कुंभ में कोई बड़ी घटना घट जाए और आपको आलोचना का केंद्र मिले, एक षड्यंत्र करके इतना बड़ा उत्सव होता है, 40 करोड़ से ऊपर लोग आ रहे हैं और उनके लिए हम स्वागत करें, बल्कि उनका जाके हम व्यवस्था उनकी देखें, वो ना करके आप उसको तरह तरह के दुष्प्रचारित करने का, बहुत सारी घटनाओं को दूसरी तरफ मोड़ ले जाना और सनातन के बारे में शब्दों का अंबार लगा देना। एक योगी को क्या क्या परिभाषित नहीं किया गया, उनको किन किन नामों से परिभाषा को जनता, मैं समझता हूं कि आज की जनता इसको पसंद नहीं करती है। अब सनातन को बांटा नहीं जा सकता। कुंभ में एक चीज यूं हुई थी कि जो लोगों ने जाति का बांटने का जो षड्यंत्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का था, उस मिथ्या को तोड़ा है और जो हर जाति, हर प्रकार के अलग अलग लोग एक साथ मिलकर जो उस मेले में, कुंभ के मेले में आए हैं और जिस प्रकार से इसका अनादर किया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस दिल्ली में शून्य हो गई और उत्तर प्रदेश में अब तक की मिल्कीपुर के इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना। अच्छा, दिल्ली की आपने बात की दिनेश जी, दिल्ली वालों ने जो बहुत उम्मीदों के साथ, आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को पूरी तरह से बदलना होगा जैसा लोग चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने वादा किया कि वहां पर जहरीले पानी से मुक्ति देंगे, वहां प्रदूषण से मुक्ति देंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। मोदी नाम विकास का है और मोदी जी जिसकी वादा कर लेते हैं तो उसको आप गारंटी मान के चलिए कि वो पूरी होनी है। मैं समझता हूं कि दिल्ली का जो परिणाम आया है वादों को पूरा करने के कारण, ना करने के कारण आया है अरविंद केजरीवाल जी का। और मुझसे भी कोई पूछ रहा था कि हार का कारण क्या है, तो मैंने उनसे कहा कि गुरु से कपट और मित्र से छल, हार का यही होता है फल। कि आपने अपने जो लेके आए थे, इतने बड़े एक समाज सेवक के साथ में आप आए थे और आपने उनका अनादर किया, अपने गुरु का ही जी, और उनके शायद सर यही वजह है कि जवाब दिया गया है दिल्ली की जनता की तरफ से। आप रहिए सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ गेस्ट है वो भी मौजूद है। अच्छा डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास बस एक बार मैं जाना चाहूंगी सर, मिल्कीपुर में जीत की तरफ आप बढ़ रहे, कहीं ना कहीं अयोध्या का दर्द कम होगा क्या? नहीं, रामलला की कृपा है
और राम का द्रोह करने वाले लोगों को आपने देखा होगा कि झूठा प्रचार करके कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल रहे हैं और आरक्षण समाप्त कर रहे हैं का जो दुष्प्रचार था वो जनता को सही में पता चला। आपने अवधेश प्रसाद जी को नौटंकी करते हुए देखा होगा कि कैसा वो बहाना बनाकर रो रहे थे। अब मुझको लगता है कि अब उनके पास में अवसर है। उत्तर प्रदेश में जो नौटंकी की विधा है वो समाप्त हो रही थी। अब एक अच्छा कलाकार के रूप में वो दिखाई पड़े हैं। जनता की सेवा तो उनसे होने को रही। वो जनता के पास में सांसद बनने के बाद गए नहीं, केवल टेलीविजन पर रहे और दुष्प्रचार में संलग्न रहे और राम जी को वो कोसते रहे, रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए। अब मैं समझता हूं कि अब उनके पास समय है और वो अपना जो जिस प्रकार का उन्होंने एक रोल किया है नाटक का, वो नाटक नौटंकी के लिए उनके पास बराबर समय है। जो अहंकार है वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का तोड़ नहीं है आपके पास, आपकी जीत को वो झूठी जीत बता रहे हैं। और आतिशी को भी हम सुन रहे थे, वो भी कह रही है बाहुबल का आप लोगों ने इस्तेमाल किया। संजय राउत आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला दिल्ली में चला है बोगस वोटिंग का। 2047 विकसित भारत बनाने का सपना दिल्ली को कब तक विकसित बनाइएगा? हाँ, निश्चित रूप में देखिए, डबल इंजन की सरकार है। अब डबल काम नहीं, तीसरा टर्म है मोदी जी का, 3 गुने शक्ति से वो काम करेंगे। और आपने इसको अभी बजट जब आया था तब देखा होगा। वैसे तो 10 साल से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं वो मन की बात कार्यक्रम करते हैं। अब की के बजट में मध्यम वर्ग के जनता की मन की बात को उन्होंने किया है। और उन्होंने जिस प्रकार से 8वां वेतन आयोग का गठन किया, उसके बाद से दलित महिलाओं को उद्यमियों के लिए बजट में प्रावधान किया, एक सीधा सा है कि मध्यम वर्ग और जो निम्न गरीब वर्ग है वो उसका उत्थान हो और भारत की अर्थव्यवस्था का एक दूरगामी परिणाम निकले कि वो एक सुव्यवस्थित हो और तीसरी अर्थव्यवस्था। अच्छा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, क्या एक वर्ग जो कि अगर कहा जाए मुस्लिम वोटर्स जो है इस बार वो भी काफी ज्यादा प्रभावित नजर आए? कई जगहों पर हमने देखा कि उन्होंने भी जमकर वोट दिए बीजेपी को। इसके पीछे की क्या वजह है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो जो एक मध्यम वर्ग परिवार है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और इस बार इसलिए उन्होंने आप पर भरोसा जताया है दिल्ली में? देखिए, मुस्लिम वर्ग को भी अब पता चला कि दूसरे दल जो है नारे देते हैं, बीजेपी काम करती है। हमने राशन दिया, कहीं हिंदू मुसलमान पूछ कर नहीं दिया। आयुष्मान दिया, दवा का चिकित्सा के इलाज किया, हिंदू मुसलमान नहीं किया। हमने किसान सम्मान निधि दी, सबको जो भी गरीब थे उनको दिया। तो ये जो मुस्लिम भी जानता है कि दूसरे दल केवल उसको अपने वोट बैंक के कागज नाम पे अलग अलग बहका रहे हैं। मीरापुर है और कुंदरकी उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। कुंदरकी में तो 70% मुस्लिम है और 1,40,000 के आसपास बीजेपी वहां से जीत कर आई है। निश्चित रूप में जो सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका साथ सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है वो पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है। और मोदी का जो विश्वास है वो तीसरे बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद और ज्यादा बढ़ रहा है। और अच्छा, मैं कह लोकसभा इलेक्शन के बाद विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी से भरोसा उठ रहा है, लेकिन एक बार फिर मजबूती से देश की राजधानी में जब आप सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर आपको लगते हैं कि जिन्होंने मजबूती दी है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का किला ध्वस्त करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे बड़ा तो यही है कि जो दुष्प्रचार था विपक्ष का विदेशी एनजीओ के माध्यम से संविधान खतरे में है और आरक्षण समाप्त कर देंगे, उस झूठे प्रचार को जनता ने वास्तविकता को जाना कि ये विपक्ष ने बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए कहा था। और दिल्ली का जो संदर्भ है इसमें झूठ का पुलिंदा उन्होंने देखा कि 10 साल आने के बाद 10 साल अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम झगड़ा करती रही। एक मुख्यमंत्री चुना जाता है काम करने के लिए, झगड़ा और प्रदर्शन तो ये विपक्ष भी करता है। और हर काम के लिए सड़क बनना है मोदी जी करेंगे, कूड़ा हटना है मोदी जी करेंगे, वहां पर यमुना जी साफ होनी मोदी जी करेंगे, साफ जल देना मोदी जी करेंगे। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? सर, अब हम ये माने क्योंकि दिल्ली की जनता ने तो आपको अब चुन लिया है तो यहाँ पर एक स्थिर सरकार होगी और एक ही मुख्यमंत्री होगा। वो चेहरा कौन हो सकता है? क्योंकि पिछली बार जब आप 27 साल पहले आए थे तो 3 मुख्यमंत्री बने थे उस एक ही कार्यकाल में। क्या इस बार माना जाए कि बिल्कुल स्थिर सरकार होगी और कौन चेहरा हो सकता है? सर, ये मोदी युग है और मोदी युग में एक साधारण कार्यकर्ता भी श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच सकता है। ये उदाहरण आपने कई प्रदेशों में देखा है। जो भी बनेगा वो बीजेपी का कार्यकर्ता बनेगा
और जो बनेगा वो दिल्ली की जनता की नब्ज को जानता हुआ जो भी मोदी जी की गारंटी है उन सारी गारंटी को पूरा करने में समर्थ होगा। लेकिन तो मैं कह सकता हूं कि इसमें बीजेपी कई प्रदेशों में हमने देखा है कि ऊपर से पर्ची जाती है, ऊपर से पर्ची जाके जेब से निकाल करके वो ऐलान होता है उसका। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सवाल कर रहे हैं आपसे। जी सुनील जी, आप देखिए पर्ची नहीं होती, वो जनता का एक विश्वास होता है जो निकल कर आता है। और आप बीजेपी के अलावा दूसरे दलों में करके देखिए, वहां आपस में ही द्वंद्व हो जाएगा। नहीं दिनेश जी, पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सबका निर्णय बनता है। दिनेश जी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं नहीं समझता पत्रकार होने के नाते कि वो जनता की नब्ज को बहुत से समझते होंगे अच्छे से। या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जब धामी साहब की नियुक्ति हुई तो मोहन धामी जी आज रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं उत्तराखंड में श्रेष्ठ काम करके। नहीं, मैं नियुक्ति की बात कर रहा हूं। जब आप लोगों ने चुना तो मुझे लगता है कि दिल्ली से जो प्रभारी बन के गए वो जेब में पर्ची लेके गए और उन्होंने कहा बस ये घोषणा होनी है ना। देखिए ये एक बीजेपी के काम करने का तरीका है कि, और ये विश्वास भी है कि जिस नेता को जो कहा जाएगा वो मानेगा। यही अनुशासन है, यही कैडर बेस्ड पार्टी का स्वरूप है। और मैं कह सकता हूं कि दूसरे दल में इस व्यवस्था से वो बहुत कोसों दूर हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर रह गए थे आप। हालांकि तमाम एग्जिट पोल ने यह बताया था कि शायद 400 भी आ जाए, 300 भी, लेकिन 240 पे ठहर गए थे। सरकार जरूर बनी, लेकिन अब उसके बाद हरियाणा जीत लेना, महाराष्ट्र जीत लेना और अब देश की राजधानी दिल्ली को जीत लेना, कहीं ना कहीं जो एक भरोसा है वो और ज्यादा जागता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी पर, देश की जनता का। देखिए इसी को कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी को कहते हैं अमित शाह। जो अमित शाह जी ऐसा रणनीतिकार और प्रधानमंत्री ऐसा मार्गदर्शक, हम समझते हैं शायद दोनों इसमें ढूंढिए तो किसी भी राजनीतिक दल के पास, भारत तो क्या दुनिया के तमाम देशों में इस प्रकार का जोड़ी नहीं होगी। जिसने ये विजय के रचनाकारों में से होते हैं, काम भी करते हैं, कार्यकर्ताओं को भी साथ लेते हैं और जनता के विश्वास में जो बात कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। दिनेश जी, योगी मोदी जी के साथ तो जोड़ी में आपने अमित शाह जी का नाम ले दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ कौन जोड़ी में देखते हैं आप? नहीं, योगी जी मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे ही, चाहे वो अमित जी हों, चाहे नड्डा जी हों, चाहे योगी जी हों, प्रदेश की जोड़ी की बात कर रहा हूं। दिनेश जी, प्रदेश की जोड़ी की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सीधा पूछ लीजिए, मिल्कीपुर का श्रेय किसको देंगे? मिल्कीपुर का श्रेय किसे देंगे? देखिए मिल्कीपुर का श्रेय जनता को पहला, और उसके बाद प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और योगी जी के सुशासन को है। मुझे लगता है दिनेश जी, मेरा कहना था कि जैसे जो हमेशा अटल जी अडवाणी जी की जोड़ी, मोदी जी की अमित शाह की जोड़ी, और देश के हम लोग कोने कोने में जानते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है, तो यहाँ जोड़ी कुछ मुझे दिख नहीं पा रही है कि आखिर में उनके साथ जोड़ी में कौन होगा। नहीं, देखिए अभी तो आदरणीय योगी जी बहुत वर्षों तक का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए उसको सबल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए इस प्रकार की चर्चाओं का, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इस प्रकार की चर्चाएं सार्वजनिक मंचों पर नहीं हुआ। ठीक है सर। अभी आदरणीय मोदी जी का वर्षों तक का जो नेतृत्व है वो बीजेपी को प्राप्त है, इसलिए इसमें दूसरा अभी नंबर 2 की वैकेंसी नहीं खाली हुई है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको दिल्ली में जीत के लिए और साथ ही साथ मिल्कीपुर में भी जीत के लिए।